हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा दूसरा लेक्चर है वो हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज समापन की स्थिति में कंपनियों के खाते का दूसरा हमारा व्याख्यान है। और इस व्याख्यान में हम देखेंगे जो हमारे अंतिम जो खाते बनाने पड़ते हैं उसका हमारा फॉर्मेट रहेगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि भाई जब भी हम ऋणदाताओं का पैसा का भुगतान कर रहे हैं उसकी एक ऑर्डर है, उसका एक क्रम है और उसी क्रम को आपको कहीं ना कहीं फॉलो करके भुगतान करना है। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, निस्तानक के अंतिम हिसाब का विवरण है। इसमें दो साइड है, एक पहला साइड है रिसिप्ट और दूसरा साइड है पेमेंट। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड में देखेंगे रिसिप्ट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहला जो रिसिप्ट साइड आएगा वो आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस। जो कंपनी का जो कैश बैलेंस है और बैंक बैलेंस है ऑलरेडी वो रियलाइज्ड फॉर्म में है, उसको एज इट इज हम क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद हम ये देखेंगे जो संपत्ति है उसको निस्तानक क्या करेगा, बेच के उसे पैसा मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो संपत्ति बेचने से जो धन की प्राप्ति होगी वो हमारा क्या रहेगा, दूसरा रिसिप्ट रहेगा, जिसको हम बोले टू एसेट्स रियलाइज्ड। अब यहाँ पे कंपनियों के पास बहुत सारी संपत्ति हो सकती है, वो सारी संपत्ति को बेचने के बाद जो पैसा मिला वो हमारा क्या बनेगा, एसेट रियलाइज्ड। कुछ ऐसे एसेट होंगे जो किसी न किसी करदाताओं के पास सिक्योर्ड होंगे, और जब वो एसेट सिक्योर्ड होंगे तो ऋणदाता क्या करेगा, वो ऋणदाता उस संपत्ति को बेचेगा और सबसे पहले क्या करेगा, उसका जो ऋण है उसकी पूर्ति करेगा। और अगर मान लीजिए उसमें से कुछ पैसा बच जाता है तो वो निस्तानक को वापस कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू सरप्लस एसेट्स सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेक्योर्ड क्रेडिटर। सेक्योर्ड क्रेडिटर से जो सरप्लस अमाउंट मिला उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब उसके बाद अगर मान लो और भी पैसे की जरूरत है ऋणों का भुगतान करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंशधारियों क्या कंपनी को अंशधारियों से क्या करेगा, पैसा बुलाएगा। एक वो हो सकता है एक वो पैसा हो सकता है जो शेयर होल्डर ने पैसा मंगाने के बाद भी जो पैसा कंपनी को नहीं दिया गया है, जिसको हम कॉल्सिनेरियस बोलते हैं, वो अंशधारियों से उस कॉल्सिनेरियस का भी पैसा मंगा सकता है। और जो पैसा कंपनी ने बुलाया नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, उससे भी क्या कर सकता है, निस्तानक पैसा मंगा सकता है। तो एक क्या हो सकता है, कॉल्सिनेरियस से पैसा मिलेगा, और या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि भाई जो अनपेड वैल्यू है, अनकॉल्ड वैल्यू, उसको कॉल करके कहीं ना कहीं जो निस्तानक है वो पैसा मंगाएगा। जैसे अगर एक शेयर 10 रुपए है, कंपनी ने अभी तक के 8 रुपए बुला लिया है, तो 2 रुपए अभी बुलाया नहीं है, तो वो 2 रुपए भी क्या करेगा, अंशधारियों से निस्तानक बुला सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू कॉल अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर निस्तानक को लगता है कि कंपनी का जो व्यापार है वो चालू रहना चाहिए, और वो चालू अगर रहता है तो अगर कुछ आय हो रही है तो उस आय को भी कहा लिक्विडेटर जो है, निस्तानक जो है, वो ऋणों के भुगतान के लिए उपयोग कर सकता है। और फिर अगर हम बात करेंगे तो अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसी पार्टी है जिससे कोई केस जुड़ा हुआ और केस में कहीं ना कहीं कंपनी को कंपेंसेशन मिलता है, तो उस कंपेंसेशन का भी पैसा निस्तानक ऋणों के भुगतान के लिए उपयोग कर सकता है। तो रिसिप्ट साइड की हम बात करेंगे तो ये रिसिप्ट साइड है। अब जब हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो खर्च निस्तानक लिक्विडेटर पे करता है वो होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड लीगल चार्जेस। तो यहां पे हम लिख रहे हैं बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, समापन का जो भी खर्च होगा वो आपको याद रखना है। सबसे पहले निस्तानक सबसे पहला जो खर्च पे करेगा वो सबसे पहला खर्च होता है रहेगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, समापन का खर्च। उसको पे करने के बाद वो खुद का जो पारिश्रमिक है वो खुद लेगा, जो हम बोलते हैं जिसको लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन।
अब यहाँ पे याद रखना, जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है वो पूरे समापन की प्रक्रिया को वो संभाल रहा है। तो सबसे पहला कार्य वो एक और चीज का क्या करता है, वो एसेट को बेचता है, और एसेट को बेचने से क्या करता है, वो पैसा कंपनी को, उसको पैसा, एसेट को बेच के पैसा उसको मिलता है। वो पैसा क्यों मिल रहा है उसको, क्योंकि उससे वो पैसे को क्या करेगा, कहीं ना कहीं ऋणों का भुगतान करेगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, सबसे पहले किस पे डिपेंड होगा, यहाँ पे डिपेंड हो सकता है किस पे, ऑन एसेट रियलाइज। तो जो भी जितना भी उसने एसेट रियलाइज किया है उसका एक जो प्रतिशत दिया गया है उस प्रतिशत से मल्टीप्लाई करेगा और वही क्या बन जाएगा, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज। जब हम दूसरी बात करेंगे तो किसी ऋणदाताओं को पेमेंट करने के लिए उस पे भी लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डिपेंडेंट होगा। और उस पे जब लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डिपेंडेंट है तो आपको याद रखना, अगर उसका पूरा का पूरा भुगतान कर पा रहे हैं तो हमारा जो रेम्यूनरेशन निकालना है, पारिश्रमिक निकालना है, उसका जो फॉर्मूला रहेगा, जितना भी उसको पेमेंट किया है मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। लेकिन मान लो कोई ऋणदाता है और उस ऋणदाताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पा रहे और उसी ऋणदाताओं के भुगतान पे ही लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डिपेंडेंट है, तो उस कंडीशन पे जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है वो कैलकुलेट होगा, जितना भी भुगतान करना है मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तीसरा हो सकता है जो अंशधारियों को भुगतान करने पे अगर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डिपेंडेंट है तो वहां पे भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जितना भी अंशधारी को हम पेमेंट कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली वो समझ में आ जाएगा कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कैसे निकालना है ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसको ये एक्सपेंसेस पेमेंट करने के बाद सबसे पहला पेमेंट उसके बाद होता है डिबेंचर होल्डर को। उस डिबेंचर होल्डर को प्रिंसिपल अमाउंट भी पे होगा और इंटरेस्ट अमाउंट भी पे होगा। उसको पे करने के बाद जो अदर क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट होगा। और क्रेडिटर यहाँ पे जो बुक में दिखता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है सिक्योर्ड, दूसरा होता है फुल्ली सिक्योर्ड में भी 2 पार्ट होते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड है तो ऑटोमेटिकली उसने अपना पेमेंट ले लिया है। पार्टली सिक्योर्ड है तो जितना पार्ट का सिक्योर्ड है उसने अपना पेमेंट एसेट से ले लिया है। और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक जिसको पेमेंट की प्रायोरिटी है जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और एक जिसको पेमेंट की प्रायोरिटी नहीं है वो बनता है रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ऑर्डर में सबसे पहले पेमेंट किसको होगा, बाय डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट भी पे होगा, और अगर ये दायित्व है कि उसका इंटरेस्ट भी पे करना है तो इंटरेस्ट भी पे होगा। इंटरेस्ट पे करने के बाद पहला पेमेंट होगा किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने के बाद बचेगा किसको पेमेंट करना है, रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करने के बाद यहाँ पे सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट हो गया। उसके बाद जो पेमेंट होगा वो किसको पेमेंट होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका कैपिटल पे होगा, और आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि उसको कहीं ना कहीं डिविडेंड भी पे करना है तो वो डिविडेंड भी पे होगा। और डिविडेंड पे करने के बाद जो लास्ट होगा जो वो किसको पे होगा, पे होगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमको क्या करना है, यहाँ पे मेंटेन करने हैं। अगर हमने ऑर्डर ऑफ पेमेंट मेंटेन नहीं किया तो हमारा आंसर जो रहेगा वो गलत रहेगा। तो आपको याद रखना है कि ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, इस ऑर्डर ऑफ पेमेंट को हमको ऐसे ही फॉलो करना है। अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमारा आंसर गलत रहेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। उसके बाद दूसरा रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पूरे क्वेश्चन में किसका है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का है। जो हमें पैसा मिला है उस पैसे से हमें हर एक्सपेंसेस को माइनस करके चेक करते जाना है। हर स्टेप बाय स्टेप हमको ये चेक करना है कि पैसा कितना बचा है और पैसा कितना
पेमेंट करना है। कुछ ऐसे अगर हमने ये मेंटेन नहीं किया तो ऐसा होगा हमारे पास पैसा बचा नहीं और आगे के हमने क्रेडिट लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दिया है। तो ये एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट याद रखना है और ऑर्डर ऑफ पेमेंट का ही यूज हम करके पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फिर आपको ये समझ में आएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे और आज की क्लास के लिए थैंक यू।